सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 28 जून 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा को मिल सकती है सबसे अच्छी खबर। ट्रंप ने कहा अगले एक हफ्ते में रुक सकती है जंग। इसराइली फौजियों को मिला था भूखे फलस्तीनियों पर गोली चलाने का ऑर्डर। इसराइली मीडिया का दावा, फंस सकता है नेतन्याहू। गजा से फिर रॉकेट फायर, आईडीएफ को फिर एक्टिव करने पड़े इंटरसेप्टर्स। डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, कहा मैंने खुद खामेनेई को मौत से बचाया। ईरान ने इसराइल को सुनाई खरी खोटी फर्दों पर मोसाद के हमले की दी तफसील। क्या अमेरिका का अगला टारगेट होगा लेबनान? हिजबुल्लाह से सरेंडर करने के लिए डाला लेबनानी हुकूमत पर प्रेशर। और सीरिया इसराइल के दरमियान सीक्रेट बातचीत जारी। अमेरिका के प्रेशर में ताल्लुकात सुधारने की मुद्दत हो रही खत्म। हमेशा की तरह जितनी थी हेडलाइंस उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें। चलिए शुरू करते हैं गजा की खबर के साथ। गजा के लिए सबसे अच्छी खबर आ सकती है। गजा में जल्द सीजफायर की उम्मीद बढ़ गई है और अगले हफ्ते तक जंग रुक सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह खुद ऐलान किया है कि गजा में जारी जंग का जल्द खात्मा मुमकिन है। उनका कहना है, ये उनके लफ्ज हैं, कि अगले हफ्ते तक सीजफायर हो सकता है, नेक्स्ट वीक। आज खत्म हो रहा है ये हफ्ता, संडे कल बाकी है। मंडे के बाद से वो जो हफ्ता शुरू होगा उसमें सीज फायर गजा में हो सकता है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और इसके लिए बाकायदा कसरत बहुत तेज़ हो गई। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैंने कुछ अहम लोगों से बात की है जो सीज फायर और इसराइली होस्टेज की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हालात बहुत संगीन हैं, लेकिन उम्मीद है कि हल ज़रूर निकलेगा। ये ट्रंप की बातें हैं। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका ने राशन बांटने के लिए फिर से गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन यानी जीएचएफ को $30 मिलियन दिए हैं। ये फाउंडेशन गजा के फौजी कंट्रोल वाले इलाकों में राशन बांट रही है। ट्रंप के मुताबिक गजा में लोग भूखे हैं, वो मर रहे हैं, इसलिए हम मदद दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा तकरीबन हर दिन आईडीएफ यानी कि इसराइली फ़ौज की फायरिंग में जीएचएफ के कैंप में फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। वहाँ जो जीएचएफ का कैंप है जहाँ मदद बट रही है, वहाँ फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं। इसराइली फोर्स की गोलीबारी में ये डोनाल्ड ट्रंप मान रहे हैं और कहते हैं कि बेहद अफसोसनाक है। यानी ट्रंप मान रहे हैं कि आईडीएफ भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों के खून से होली खेल रही है। फिर भी एक तरफ वो मदद देने का नगाड़ा बजा रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल को फौजी सपोर्ट देना भी जारी रखे हुए हैं। अजब किस्म की डबल फेस डेमोक्रेसी है ये। ट्रंप ने यह भी कहा कि गजा में कुछ मदद लूट ली जाती है, लेकिन जीएचएफ का सिस्टम बाकी तरीकों से बेहतर है और दूसरे ममालिक को भी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप साहब, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मदद लूट रही है तब आपका सिस्टम सबसे बेहतर कैसे हो गया? और आप लोगों की निगरानी में मदद कैसे लूट रही है? जो यूएनआरडब्ल्यूए की मदद आती थी वो तो लुटती नहीं थी। और दूसरे ममालिक की भेजे गए मदद के 8000 ट्रक मिस्र और गजा के बॉर्डर पर सड़ रहे हैं। उन्हें अंदर आने दीजिए, आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गजा की। मुस्लिम ममालिक हमेशा से फ़लस्तीन की मदद करते आए हैं, वो आगे भी कर लेंगे और गजा को फिर से खड़ा भी कर देंगे। आप बस नेतन्याहू को लेकर गजा से बाहर निकल जाइए और सीज फायर करवा दीजिए। गजा के लोग भूख बमबारी और फौजी घेरे में फंसे हुए हैं। और ट्रंप के बयान में सीज फायर की एक नई उम्मीद ज़रूर दिखाई दे रही है, लेकिन ज़मीन पर हालात अभी भी बहुत मुश्किल हैं। क्या ट्रंप जो कह रहे हैं वो हो जाएगा? गजा की एक और खबर है कि इजरायली हमलों में पिछले 24 घंटों में 103 लोग हलाक हो गए, 100 से ज़्यादा लोग। गजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। जब आप ये खबर सुन रहे होंगे तब भी हो रहे होंगे। अल जजीरा ने जुमे को अस्पतालों के ज़राए के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 103 फ़लस्तीनी शहरी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। इससे पहले गजा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने बताया था कि पिछले 4 हफ्तों में अकेले 549 वो लोग कत्ल कर दिए गए जो सिर्फ और सिर्फ इंसानी मदद लेने की कोशिश कर रहे थे, कतारों में लगे थे, जिन्हें अमेरिका और इसराइल ने खुद बुलाया था कि आओ मदद ले जाओ, उनके जीएचएफ फाउंडेशन ने। दोस्तों, इसराइली फ़ौज की दरिंदगी पर आलमी बिरादरी की खामोशी अब सवाल बन चुकी है, लेकिन खुद इसराइली फ़ौजियों के इकरारनामे डरा देने वाले हैं, जो मैं आगे आपको दिखाने जा रहा हूँ। सुनिएगा उसे गौर से। ये गवाही है कि किस तरीके से फ़लस्तीनियों को मारा जा रहा है। तो ये खबर ये कहती है अगली कि इसराइली फ़ौज को बेकसूर फ़लस्तीनियों पर गोली चलाने का बाकायदा हुक्म मिला था।
गजा में भुखमरी के बीच मदद के सेंटर्स को इंसानियत की कत्लगाह बनाने वाली एक गवाही ने मुझे हिला कर रख दिया है। दोस्तों, आप सुनिएगा तो आप भी हिल जाइएगा। इसराइली अखबार हारेट्स की एक होश उड़ा देने वाली रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। इसराइली अखबार हारेट्स खुद ये खुलासा कर रहा है कि इसराइली फौजियों को सीधे हुक्म दिया गया है कि वो गजा में मदद लेने आए निहत्थे फ़लस्तीनियों पर गोली चलाएं। यह हारेट्स की हेडलाइन है। चाहे वो किसी भी हालत में हो, उन पर गोली चलाएं। 70 फ़लस्तीनी सिर्फ कल एक दिन में मारे गए। ज़्यादातर वो लोग थे जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के बनाए गए मदद के मरकज़ों पर खाने पानी की उम्मीद में पहुंचे थे। रात होते होते ये तादाद बढ़कर 70 से 103 पहुंच गई। हारेट्स के मुताबिक एक इस्राएली फौजी ने खुद गवाही देते हुए कहा है, उसके लफ्ज़ सुनिए, मुझे मदद का मरकज़ कत्लगाह जैसा लगा। मदद का मरकज़ कत्लगाह जैसा लगा। जहां मैं तैनात था हर दिन 1 से 5 लोग मारे जाते थे, और ऐसे सेंटर्स ना जाने कितने हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि फौज ने भीड़ को कंट्रोल करने के किसी भी गैर जानलेवा तरीके के बजाय मशीन गन, मोर्टार और ग्रेनेड लॉन्चर तक का सीधा इस्तेमाल किया। यानी इंसानी जिस्मों में एक छलनी की तरह छेद कर देने के लिए हैवानियत की हदों को पार कर दिया गया और बार बार उन पर बमबारी की गई, गोली चलाई गई। और ये एक मर्तबा नहीं हुआ, हर रोज़ हुआ। इस बारे में द न्यू अरब अखबार लिखता है कि गवाही देने वाले उस इस्राएली फौजी ने कहा, हम गजा के लोगों को ऐसे निशाना बना रहे थे जैसे वो कोई हमला करने वाली फौज हो, जबकि वो तो बस खाने की तलाश में बेकसूर लोग थे जो खाने की तलाश में आए थे और निहत्थे थे। उनके हाथ में सिर्फ खाली बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था। हमने उन पर गोलियां चलाई क्योंकि हमें हुक्म था। इस रिपोर्ट में 2 बातें साफ होती हैं कि गजा में अब सिर्फ भुखमरी नहीं, इंसानी ज़िंदगी की खुलेआम तौहीन हो रही है। इसराइली हुकूमत ने जानबूझकर निहत्थे लोगों को मारने की पॉलिसी अपनाई है, ये दूसरी बात है। और अब उसके फौजी भी चुप नहीं रह पा रहे, वो गुनाह कबूल रहे हैं। याद रखिएगा, एक दिन हर जुल्म के लिए जालिम को अपना हिसाब देना होगा, और ये सब हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अब इस रिपोर्ट पर नए तरीके से हैवानियत से भरे वॉर क्राइम्स के इल्ज़ामों में फंसने से नेतन्याहू डर गया है, और उसने फौरन अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि फौज को गजा में राशन लेने वालों पर गोली चलाने का हुक्म नहीं दिया गया था। ये झूठ है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने उन रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था हारेट्स की रिपोर्ट में कि इसराइली फौजी अफसरों ने सिपाहियों को गजा में राशन लेने आए फ़लस्तीनियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। बोले ना 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 ना, हमारे अखबार झूठे, जो हमारी तारीफ लिखें, नुकसान कम बताएं और ये राज ना खोलें वो अच्छे। इसराइली अखबार हारेट्स ने कुछ नाम ना बताने वाले फौजी अफसरों के हवाले से लिखा था, जो हमने आपको सुनाया कि हमें भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया, भले ही वो किसी किस्म का खतरा पेश ना कर रहे हों तब भी। इसके बावजूद इसका जो जवाब दे रहा है नेतन्याहू और काट्स, वो दोनों मिलकर ये बयान दे रहे हैं, उनकी लाइन ये है कि ये खबर झूठी है, घिनौनी है और बदनीयती पर मबनी है। ये हमारे फौजियों पर लगाई गई खून की तोहमत है। दोस्तों देखिए, तोहमत की बातें कौन कर रहा है? वो जिसकी फौज के हाथ 56,000 बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, वो जो खुद वॉर कायम करने का मुल्ज़िम है, वो तोहमत की बात कर रहा है। अच्छा, सीज़फायर की बातें चल रही हो या रिपोर्ट्स बाहर आ गई हो, लेकिन गजा से अब भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि गजा से कल रात फिर एक बार एक रॉकेट फायर किया गया, लेकिन नुकसान कोई नहीं हुआ। इसराइली फौज यानी आईडीएफ ने कहा है कि गजा पट्टी के सेंट्रल हिस्से से दागा गया एक रॉकेट कल रात एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले से किसी आबादी वाले मतलब किसी भी सेटलर पर कोई ना नुकसान हुआ, ना किसी को चोट आई, ना कोई सायरन बजा, ना किसी आबादी वाले इलाके में कोई मतलब नुकसान हुआ। सायरन वायरन नहीं बजे, सिर्फ सरहद के करीब खुले मैदानों में अलर्ट एक्टिवेट किया गया। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आईडीएफ ने हमले का इल्ज़ाम गजा के मुजाहिदीनों पर लगाया है, लेकिन अभी तक किसी ग्रुप ने, चाहे वो हमास का हो, चाहे फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद का हो या कोई, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। अब खबर ईरान से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने आयतुल्लाह खामेनेई को इसराइली हमले में मरने से बचाया है। खामेनेई की जान ट्रंप ने बचाई है, ये खुद ट्रंप ने कहा है, दावा किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हैरान कर देने वाला बयान देते हुए
یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے ذاتی طور پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو اسرائیل کے آخری حملے سے بچایا جب سیز فائر ہونے کو تھا اس سے پہلے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران کے لیڈر خامنئی کیوں اتنی بے شرمی سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل سے جنگ جیت لی جبکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 12 دن کی جنگ کے آخری لمحوں میں اسرائیل کے فائٹر جیٹ ایک بڑے حملے کے لیے تہران کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن میں نے حکم دے کر انہیں واپس بلا لیا۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ میں نے خامنئی کو ایک بہت ہی بدصورت اور شرمناک موت سے بچا لیا۔ ٹرمپ نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایران اب ایک جلا ہوا تباہ ملک ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع بڑھتا جا رہا ہے اور جنگ کے بعد کے حالات کو لے کر سیاسی بیان بازی بھی تیز ہو گئی۔ دوستو، موساد نے فوردو نیوکلیئر سائٹ پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ایران نے ایسے کسی بھی حملے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ایرانی ذرائع نے جمعے کے روز اسرائیلی دعووں کو سختی سے جھٹلا دیا جن میں یہ کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے کمانڈوز نے ایران کی فوردو نیوکلیئر فیسلٹی پر کوئی سیکرٹ حملہ کیا تھا۔ فارس نیوز ایجنسی سے بات کرتے ہوئے ایرانی افسروں نے ان رپورٹس کو بالکل جھوٹی اور سوچی سمجھی نفسیاتی جنگ بتایا، رد کر دیا کہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسرائیل کی پھیلائی ہوئی من گڑنت افواہیں ہیں اور اس کا مقصد صرف لوگوں میں خوف اور الجھن پھیلانا ہے۔ ایسا کوئی بھی آپریشن ہمارے ملک میں نہیں ہوا اور یہ تمام باتیں اسرائیل کی ڈس انفارمیشن مہم کا حصہ ہیں، یعنی لوگوں میں فیک نیوز پھیلانا، لوگوں میں غلط انفارمیشن پھیلانا اور ان کے بیچ اختلاف پیدا کرنا۔ ارے یہ ہو گیا، ہماری حکومت نے چھپا لیا۔ ایرانی حکومت نے صاف کیا کہ فوردو نیوکلیئر سائٹ پوری طرح سے محفوظ ہے اور کنٹرول میں ہے اور ایسے جھوٹے دعووں سے ان کی حقیقت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایران کی طرف سے بھی ایک بڑا بیان آیا ہے۔ کہا گیا ہے اسرائیل جنگ میں ناکام رہا اور سارے مقصد اس کے ادھورے رہ گئے۔ ایران کی حکومت کی ترجمان فاطمہ موہجرانی نے المایدین کو دیے ایک ریٹن بیان میں، ایک لکھت بیان میں کہا کہ اسرائیل اپنی جنگ کے کسی بھی اہم مقصد کو پورا نہیں کر سکا، اور یہ بیان ان کا نہیں، ایرانی حکومت کا تھا کیونکہ اسپوکس پرسن ان کی ہیں۔ انہوں نے ایرانی حکومت کی طرف سے کہا کہ اسرائیل کے جنگی ارادے آخرکار فوجی، سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک ناکامی میں تبدیل ہو گئے، اور جب ایران کی آزادی، خود مختاری اور اندرونی سیکیورٹی کو بچانے کا ارادہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا ہو تو اسرائیل کو سوچ کر رکھنا چاہیے کہ آگے اس طرح کی کوئی حماقت نہ کرتے کیونکہ اب ہم گھائل شیر ہیں۔ موہجرانی نے کہا کہ اسرائیل نے ایک بڑی اسٹریٹجک غلطی کی تھی اور اب اسے اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ان دعووں کو بھی خارج کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں ختم کر دی گئی ہیں، یعنی جتنی بھی ڈیفنس کیپیبلٹیز تھیں ان کو بالکل زیر کر دیا ہے۔ انہوں نے اسے رد کر دیا۔ موہجرانی نے کہا کہ ایسے دعوے صرف اسرائیلی عوام کو تسلی دینے کے لیے ہیں جبکہ زمینی حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے، الٹ ہے۔ سب جانتے ہیں نقصان اسرائیل کا ہوا ہے۔ اب بات لبنان کی، کیا اگلا نمبر لبنان کا ہے؟ امریکہ لبنان پر پریشر ڈال کر حزب اللہ سے ہتھیار ڈلوانے یعنی سرنڈر کرنے کی مانگ کر رہا ہے۔ یعنی ایران کے بعد امریکہ کا اگلا ٹارگٹ اس کی سب سے مضبوط پراکسیز میں سے ایک حزب اللہ ہے، اور لبنان میں جلد ہی کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے، ہوگا نہیں، ہو سکتا ہے، مے بی، مائٹ بی، ناٹ، کچھ بھی۔ لبنان کے ایم پی علی فیاض نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ حزب اللہ اور مقاومت کے ہتھیار چھڑوانے کے لیے بیروت پر سخت دباؤ ڈال رہا ہے، لبنانی حکومت پر بڑا پریشر ہے۔ المایدین کو دیے ایک انٹرویو میں علی فیاض نے یہ بتایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ لبنانی حکومت ایک سٹیپ بائی سٹیپ یعنی رفتہ رفتہ آگے بڑھنے والے پلان کے تحت حزب اللہ جیسے مقاومتی گروپس کو نہتہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک طے ٹائم لائن بھی پیش کر دی گئی ہے۔ علی فیاض نے کہا کہ امریکی حکومت نے لبنانی حکومت کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگلے ہفتے تک وہ اس پلان پر اپنی رائے صاف کریں کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اسپیڈ کہاں تک پہنچی ہے۔ فیاض نے وارننگ دی کہ امریکہ لبنان کی سرحدی سیکیورٹی کو لے کر بلیک میلنگ کر رہا ہے، خاص کر مشرقی بارڈر پر۔ تو سو لگتا ہے کہ حزب اللہ پر ایکشن کے ذریعے امریکہ ایکسس آف ریزسٹنس کو ختم کر کے ایران کو کمزور کرنے کی پلاننگ پر کام کر رہا ہے۔ اب ایک خبر سیریا سے، سیریا اور اسرائیل میں چپ چاپ بات چیت جاری ہے۔ یہ امریکہ کے ایلچی کا دعویٰ ہے، ان کے انوائے کا دعویٰ ہے۔
अमेरिका के खास एलची खास एनवॉय थॉमस बैरक ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दमिश्क और तेल अवीव यानी कि सीरिया और इसराइल के दरमियान सीधी और सीक्रेट बातचीत चल रही है। बैरक के मुताबिक सीरियाई हुकूमत इसराइल से जंग नहीं चाहती, बल्कि कुछ मुद्दों पर सीधी बातचीत कर रही है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से ये कहा गया है कि हाल ही में सीनियर सीरियाई अफसरों ने ये माना है कि इन दिनों सीरिया और इसराइल के बीच रोज़ाना डायरेक्ट डायलॉग हो रहा है। एक सीरियाई ओहदेदार ने भी तस्दीक की है कि सीरिया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत ख़त्म होने से पहले इसराइल से कोई अमन समझौता करने का इम्कान ख़त्म नहीं कर रहा। बैरक ने कहा कि सीरिया को एक नया मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना रवैया पेश कर सके। ये बयान उस वक्त आया है जब पूरे रीजन में ईरान इसराइल की जंग के बाद की टेंशन, गजा की तबाही और न्यूक्लियर तनाज़े की बातों के बीच नए जियोपॉलिटिकल इशारे सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये थी कुछ खबरें। उम्मीद ये करता हूँ कि आपके सामने साफ गोई और फैक्ट्स के साथ खबरें रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। आज़ाद बोल इंडिया पर कई प्रोग्राम्स आएंगे, उम्मीद ये करता हूँ वो भी आपको पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।